मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। तभी से एक मुल्क में रहा वो तमाम उत्पीड़ित समुदाय, वो दलित हो, मुस्लिम हो, जनजाति हो, महिला हो, मधेसी हो, उन तमाम उत्पीड़ित समुदायों के हक, हित, अधिकार के हर समय आप देखेंगे हमारी घोषणा पत्र। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मधेश आंदोलन के बाद जो पहला बार एक सरकार के तरफ से कार्यदल गठन हुआ था और पार्टी के तरफ से कार्यदल गठन हुआ था, तो उसमें नसीर साहब खड़े थे। मैं पूछा भी जब मधेश आंदोलन में ये जो कंट्रीब्यूशन है हमें भी जानकारी हुआ करता था, तो अध्यक्ष जी ने कहा जब हम ऐसी एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के वहां रिप्रेजेंट अगर होता है तो उस समुदाय के हक अधिकार की बात होगी। और मुझे लगता है वो 22 गुने सहमति का 11वां नंबर मुद्दा आप देखेंगे तो मुस्लिमहरूको पर्व त्यौहारमा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गर्ने छ। वो पहला समझौता के वो आप देखेंगे तो फेरिस में आपको मिलेगा। यानी उस समय भी मुस्लिम समुदाय के पर्व त्योहार में भी सरकारी विदा नहीं मिलती थी। उसके बाद देखेंगे आप देखिएगा पार्टी के घोषणा पत्र से लेके तमाम जो प्रयास हुआ है वो मुस्लिम समुदाय और अन्य उपेक्षित समुदायों के हक अधिकार के बारे आप देखेंगे। किसी मैं तथ्य में जाना चाहता हूं, वो पहला संविधान सभा में देखिएगा मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन, दूसरा में मैं स्वयं था, 8 में 2 मुस्लिम संविधान सभा सदस्य बनाने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 में 2। इतना ही नहीं, शुरू में जब कैबिनेट फॉर्मेशन हो रहा था तो 4 कैबिनेट में जाने वाले में एक मुस्लिम को जो हमारे तरफ से माननीय इश्तियाक राइन ने रिप्रेजेंट किया। उतना ही नहीं, उसके बाद आप देखेंगे जो जब फिर लास्ट गवर्नमेंट में भी अध्यक्ष जी गए तो 2 मंत्री मिला, तो 1 मंत्री उन्होंने मुसलमान के दिया और 1 अपने गए। तो इसलिए हर समय ये प्रदेश के भीतर देखेंगे तो निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय, विभेद में रहा हुआ समुदाय, जिसके साथ आज तक सदियों से भेदभाव हुआ है, उस समुदाय के अगर यहाँ नेतृत्व दिया जाता है तो उस समुदाय का विकास में, उस समुदाय के हक अधिकार प्राप्ति में सहयोग होगा। इसी वजह से ये कहा जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दिया और एक कौम का जो इज्जत है उन्होंने बढ़ाया। और इसलिए शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके लेख का हर समय उनका ये प्रयास रहता है कि ये मुल्क में चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे पहाड़ के जनजाति हो, ये सारे समुदाय, मधेसी समुदाय के साथ विभेद होता आ रहा है। तो विभेद का अंत तो आप देखेंगे किताब में, तो वो किताब में यही कैसे वो समाप्त होगा, कब हम ये सब अधिकार को प्राप्ति करेंगे। मैं ज्यादा वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा प्रदेश सरकार के तरफ से हमारी प्रयास क्या हुआ है, हमारे प्रोग्राम को खा गया। तो आप देखेंगे प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकार गठन होने के बाद प्रदेश सरकार के तरफ से मेरा शुरू से ही मानना था कि अगर ये प्रदेश में 18% दलित है, 12 से ज्यादा प्रतिशत में मुस्लिम है, 50% से ज्यादा महिला है और मधेसी समुदाय में भी बहुत सारा ऐसा जातीय समुदाय है, थारू है, जो आज तक विभेद होता आ रहा है। हम विभेद को अंत जब तक नहीं करेंगे, राज्य के मूल स्ट्रीम में लाने के इनको प्रयास नहीं करेंगे, तो ये कौम चाहे दलित हो, चाहे जनजाति हो, चाहे ये थारू हो, ये उत्पीड़न में रहा महिला हो, उनकी जो मूल स्ट्रीम में नहीं आ सकती। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने प्रहरी एन लाया। प्रहरी एन में आप देखेंगे हम लोगों ने निजामती सेवा एन भी ले आ चुके। बहुत जल्द ही हम लोगों ने भरना की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। कुछ दिन थोड़ा हम लोगों ने वैकेंसी किया और वैकेंसी में हुआ क्या कि अब हम लोग का निकलना था, तो अभी का संघीय सरकार का लोक सेवा का जो एक मापदंड है उसी अनुसार से हम लोग निकाले। उस पर भी ज्यादा लोगों का कमेंट रहा, कि उसमें जो आरक्षण में मुस्लिमों के साथ जो आरक्षण जो प्रदेश सरकार कहते आया हो जो हम लोग देंगे वो नहीं है। वो स्वाभाविक है। हम लोग जो खास करके इंजीनियर के निकाले थे, वो इंजीनियर के समय हमारा निजामती एन नहीं आया था। अब हम लोग बना चुके हैं। ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया है। ये पहला प्रदेश है जहां दलितों के लिए 18% आरक्षण किया है। ये पहला प्रदेश है कि मुस्लिमों के लिए जनसंख्या के आधार में 12% आरक्षण किया है। थारुओं के लिए 6.5% आरक्षण किया है। इवन आपको खस आर्य जितना संख्या में है उनके लिए भी किया है। मधेसियों के लिए 53-54%, जो अन्य जाति के पड़ते हैं उनके लिए भी किया है। यानी टोटल में संघीय सरकार में 45% को 100 माना गया था, हमारी 49% है। मेरा मानना है कि आने वाला दिन में आप देखिएगा जब हम लोग एन के तहत हम प्रहरी भरना शुरू करेंगे, निजामती सेवा एन के तहत निजामती कर्मचारी भरना शुरू करेंगे, तो आने वाला दिन में आपको 10 से 15 बरस लग सकता है। तो इस कार्यालय में अगर एन लागू होकर हम लोग कार्यान्वयन कर दिए तो आने वाला दिन में ये प्रदेश के पहला व दूसरा ऑफिसर कोई भी कार्यालय का आपकी महिला मिलेगी, वो महिला में की मधेसी मिलेगी कि तो दलित मिलेगी या आपको मुस्लिम मिलेगी या थारू, वो सब कार्यालय में कि तो पुलिस ऑफिसर कोई मधेसी होगा, मधेसी जो हमारी जो संविधान में जो व्यवस्था है वो मिलेगा, कि तो आपको वहां दलित मिलेगा कि तो मुस्लिम मिलेगा। ये हमारा सोच है। क्योंकि कि हमारी इस किस्म से हमारा जो हम लोग का संरचना निर्माण किए हैं, हमारा प्रयास है कि आज तक सिर्फ कागज में संघीय सरकार, व्यवहार में नहीं, कागज में हमारी आरक्षण देता है। मैं देखा हूं पहले भी कि हम लोगों का जब आरक्षण के मौका मिलता है तो इसमें आज तक मुझे एक कहने में कतई हिचकिचाहट नहीं है कि संघीय सरकार जितना दोषी है उससे ज्यादा मुस्लिम कौम दोषी है। आप पूछिएगा कैसे? बेटा को पढ़ाने के लिए जोड़ नहीं देता है, बेटा को पढ़ाने के लिए जोड़ नहीं देता है। हो सकता है हमारे ये बीच में रहा हुआ हम लोग पढ़ाते होंगे। मैं जिस गांव से आता हूं, जिस कम्युनिटी से आता हूं, जिस कस्बा से आता हूं, मैं देखा हूं कि वहां क्या करते हैं, 8-9 पढ़ लगा बुआ, 8-9 पढ़ ले बाबू क्या करी, अब चल जा नागरिकता बना दो, मलेशिया चल जा, नागरिकता बना दो चल जा, कतर चल जा। आज वही करते आया है।
तो कहा जाता है, आप ही लोगों से हमने सुना है कि जिस कौम ने खुद अपने को बदलने का कोशिश नहीं किया है तो इतिहास ने उसको बदला नहीं है। तो इसलिए हम खुद अपने को हम चाहते हैं, ये हमारे जो अध्यक्ष जी के लिखा हुआ किताब और हमारे हजरत जो खालिद साहब ने जो उल्था किया है, ये समझने के लिए हमारे बीच के लोग पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब न समझेंगे हमारे साथ जुल्म कौन करता आया है। कौन पार्टी आज तक हम लोगों मुस्लिमों का गुलाम बनाया है, कौन पार्टी हम लोगों का अधिकार देना कोशिश कर रहा है, हम कैसे समझेंगे। आज भी वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज हमारी सोच वही है। हमारी सोच के परिवर्तन कौन करेगा, हमारी चिंतन में परिवर्तन कौन लाएगा। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को लिखाएंगे, हम अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, तभी आपको वो सक्षम हो सकता है, वो काबिल हो सकता है, वो ऑफिसर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो वकील बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो सारे पद पर जा सकता है। लेकिन हम पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता हूं, हम दीनी तालीम भी दे, दुनियावी तालीम भी दे। दीनी तालीम के लिए हम क्या करें, हम अपने बच्चों को मदरसा में भी पढ़ाएं, लेकिन दुनियावी तालीम के लिए, कंपटीशन में ले जाने के लिए लोगों का हम लोगों का क्या करना होगा। उन लोगों का हम लोगों का अभी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बदलना होगा। उसमें सारे चीज मदरसा में, वहां अंग्रेजी पढ़ाना होगा, मैथ पढ़ाना होगा, साइंस पढ़ाना होगा, वो सारे तमाम विषय पढ़ाना होगा। अगर 10 पढ़ने के बाद अगर वो चाहता है लड़का जब मैं इंजीनियर बनूं तो इंजीनियर बने, वो चाहता है जब मैं मौलाना बनूं तो मौलाना बन सकता है, वो चाहता है जो किसी भी फील्ड में वो जाना चाहता है, उसके लिए वहां उसके लिए ढोका खुले। आपको जिज्ञासा है मदरसा, आज भी इसमें संघीय, अब कहा जाए तो मानसिकता है, वो मानसिकता दोषी है। आपको मदरसा का किस, आप भी जाइएगा, ये संविधान में हम आज भी वो प्रॉब्लम में है। संविधान में आप देखेंगे तो स्नातनीय तह यानी में माध्यमिक तह तक का शिक्षा है। माध्यमिक तह का है, माध्यमिक तह प्रदेश में क्या है, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय तक का शिक्षा। आप कैसे जोड़ेंगे। हम लोगों ने मदरसा विधेयक ड्राफ्ट करके सदन में है, वो कैसे जोड़ेंगे आप। संघीयता में जाने के बाद जो आप देखेंगे संविधान के जो सूची है, अधिकार के सूची है, तो उसमें क्या दिया है कि माध्यमिक तह का शिक्षा के वहां हर चीज वो इवेंट सिलेबस बना सकता है। इस क्या रे गांव पालिका या नगर पालिका वहां टीचर रख सकता है, वो सारे चीज उनका ज्यूरिडिक्शन के भीतर है। प्रदेश का ज्यूरिडिक्शन के भीतर क्या है, उसका क्षेत्राधिकार के भीतर क्या है, उसका क्षेत्राधिकार के भीतर है उच्च शिक्षा, यानी ग्रेजुएशन का शिक्षा, विश्वविद्यालय तक का शिक्षा प्रदेश करेगी। ये आपके साथ मजबूरी है, ये आपके साथ कमजोरी है। हम लोग प्रयास किए हैं, हमारी प्रयास है कि हमारी जो शिक्षा है, मैं चाहता हूं, मैं आज नहीं, मैं बार बार हर मंच से बोला हूं, जब मैं मस्जिद में जाता हूं, मदरसा में जाता हूं, मौलानाओं के तकरीर सुनता हूं, तो तकरीर में मुझे लगता है जब मैं तो नर्सरी का स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं 20 वर्ष खुद अंग्रेजी पढ़ाया कैंपस में, मैं लेक्चरर रहा, लेकिन मैं उनकी ज्ञान के सामने अपने को बच्चा समझता हूं। ये आप में काबिलियत है, ये आप में वो क्षमता है, लेकिन आपका एजुकेशन का क्यों, कौन नहीं दिया, क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक भी अड़चन है। आपको हम कहां रखेंगे, उठा तो है, वो गया है, इंशाल्लाह प्रक्रिया में है, इंशाल्लाह प्रक्रिया में है, वो होगा, लेकिन वो कहां जोड़ेंगे। आपने कहा इक्विवेलेंस की बात, इक्विवेलेंस मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं तो आपके शिक्षा के वो मान्यता के बात है, जब आप में हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में थोड़ा जोड़ देते हुए ये भी हम बढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी बहुत सारा हडल्स है, बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारा हमारी संविधान में जो खामियां हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा जो शिक्षा का जो नेतृत्व जो कहा जाए, जो बागडोर है उच्च शिक्षा से ऊपर, ऐसे कहिए बेस बनाने के लिए आपको माध्यमिक तह का ही शिक्षा होता है। आप जो मदरसा में पढ़ाते हैं वो आप जाइएगा, बहुत सारा
मदरसा में मुझे लगता है जो पढ़ाई होता होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होता होगा, वो आप जोड़ना चाहते हैं मूल जो नेपाल सरकार के सिलेबस है। मेरा भी आज भी मानना है जो आज परसा जिला में किसी मदरसा में पढ़ाई हो और 70 में भी वही मदरसा वही किस्म का पढ़ाई हो, वो महोत्तरी में हो तो वो आपका सिरहा में भी हो, एक कम से कम इन्फॉर्मिटी हो, एक रूपता हो। जैसे कि हम लोग सामुदायिक विद्यालय में देखते हैं कि सामुदायिक विद्यालय में हम क्या देखते हैं कि सामुदायिक विद्यालय में मान लीजिए ये जनकपुर के किसी सामुदायिक विद्यालय में क्लास होता है, मैंने वो सिलेबस में आप देखिएगा तो वो पढ़ाई होता है मान लीजिए कक्षा 1 में, तो वही आप जाइएगा रुकुम रोलपा यानी पहाड़ के जो दुर्गम जगह है आप वहां जाइएगा तो वही विषय पढ़ाई होता है। तो क्यों नहीं ये होता है? तो ये हमारी साथ, हमारे शिक्षा के साथ, हमारी पहचान के साथ होता आया हुआ एक भेद है। उस लड़ाई जारी है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर स्टेप पर संघर्ष कर रहे हैं। मेरा इसी कड़ी के रूप में आप देखे होंगे कि हम लोग दलित विकास समिति गठन करके भी कार्यान्वयन में ले आए, दलित इंपावरमेंट एक्ट हम लोग, दलित सशक्तिकरण हम लोग एन बनाए, हम लोग प्रक्रिया में हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि भाई दलितों के साथ इतना ये हुआ वो हुआ, तो ये प्रयास हमारी है, ये प्रयास हम सबको इसमें एकत्रित होना पड़ेगा। मेरा आज भी मानना है कि हम सब ये चाहते हैं कि हम लोग अपना अधिकार, चाहे प्रदेश सरकार हो, संघीय सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, वो सरकार से हम अधिकार लेना चाहते हैं तो हमें लड़ना होगा। हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। लड़ने के लिए यही इस किस्म का एक संगठन भेला होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। एचडीआई में पूर्ववक्ता लोगों ने कहा, एचडीआई में मानवीय विकास सूचकांक आप देखेंगे तो शिक्षा की अवस्था आपका कहां है, स्वास्थ्य की अवस्था कहां है, आप गरीबी कहां है, बहुआयामी गरीबी में कहां है, आपका खाने पानी लगायत के जो एचडीआई का एक मापक होता है उसमें कहां है, आप विद्यालय का ड्रॉप आउट का नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है। ड्रॉप आउट क्यों ज्यादा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं। इसलिए एक कहा जाए मजलिस से, एक बैठक से हम निर्णय करें, हम गांव में जाएं, अपने बच्चों को क्यों नहीं मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्यों नहीं स्कूल भेजता है, क्यों बकरी और भैंस चराने के लिए भेजता है, इसके लिए कौन मेहनत करेगा? हम आप करेंगे कि कौन करेगा? तो ये बैठक से कम वो प्रतिबद्धता जाहिर होना चाहिए कि हम गांव में जाएं और अपने बच्चों को तालीम देने के लिए इनकरेज करें। हमारी जो जरूरी होता है, हम चाहते हैं हमारे बच्चा मेडिकल से, मैं जानता हूं कि हर बच्चा में वो काबिलियत होता है। हमारे सामने बैठे हैं, हमारे लगता है कि ठाकुर राम में 2-4 प्रोफेसर हुआ करते हैं, तो हमारे कौन सा है, ये अभी रिटायर कर गए। ये ठाकुर राम के हमारे बीच के प्रोफेसर तो हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर के बाद प्रोफेसर, लंबा समय प्रोफेसर, ऐसे हमारे काफी विद्वान रहे हैं लोग। लेकिन जो पढ़े हैं, इनकी परिवार हम देखेंगे कि इनकी बच्चा सब कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब वो पढ़ाए हैं तो उनके पास तो रहेगा ही। लेकिन हम नहीं पढ़ाते, तो लेकिन हम जागरूक कैसे बनाएंगे, हम चेतनशील कैसे बनाएंगे, हम उनके काबिल कैसे बनाएंगे? तो इसलिए आज की आवश्यकता यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकार से पर भी प्रेशर दें, सरकार पर भी जोर दें कि हमारे अनुसार आप काम कीजिए। हम कोई गलत चीज नहीं मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये मुल्क में पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार हमें चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य संस्था में उनके इलाज के लिए हमें अधिकार चाहिए, हम अपने अधिकार मांगते हैं। हमको तो बहुत तज्जुब लगता है कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। जिस मुल्क में प्रदेश 2 के जनसंख्या में, मैंने कहा शुरू में आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों ये प्रदेश 2 का स्थिति इतना बिगड़ा, तो मेरा डायग्नोसिस था कि जिस प्रदेश में 18% दलित हो, 12% मुस्लिम हो, दोनों जोड़िए 30%, 50% महिला हो, इसके साथ साथ मधेसियों में अगर कहिएगा तो आपको मधेसियों में बहुसंख्यक समुदाय, कुछ खास समुदाय है
जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो सारे चीज से, उनकी प्रशासनिक सब जगह से वो आगाड़ी है, लेकिन समग्रता में मधेसियों की अवस्था वही है। तो जो प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों एक विभेद कैसे हुआ है? हमारे संपन्नता के प्रदेश 2 में सारा आधार है, लेकिन हम समृद्ध क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्यों नहीं समृद्ध हो पाते? इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को अच्छा तालीम नहीं देते। हाँ, कुछ देते भी हैं तो उनकी सरकार के रवैया रहा है जो उसको एक बैलेंस नहीं करता है। मैं कहा कि हमारे में हर काबिलियत है, लेकिन काबिलियत के अनुसार हमें जगह नहीं मिल जाती है। वो जगह हमें नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे जो शिक्षा के जो इक्विवेलेंस है वो नहीं देता है। किसी भी यूनिवर्सिटी दूसरा मिलता है, लेकिन आपका नहीं देता। इसलिए हमारी प्रयास है, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, एजुकेशन पर जोर दें, तभी हो सकता है। सरकार का रवैया, नीति भी बाधक रहा है और मेरा प्रयास रहेगा। आपने देखा होगा क्या इसी तरह संघीय सरकार ने आपका सारा विदा काट दिया, लेकिन प्रदेश 2 ऐसा प्रदेश है, प्रदेश 2 आपको जब संघीय सरकार ने काट दिया, कुछ टीम गया, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, तब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रहम बख्श के उन्होंने ईद को दे दिया। बकरीद को कैसे सदैव मुस्लिम को कैसे विदा पाइन छे, लेकिन प्रदेश 2 का सरकार अपना सरकार है, ईद में दिया, बकरीद में दिया, 12 रबियों में आपके पहचान के तहत प्रदेश 2। हम लोगों ने उनके वेट नहीं किए कि संघीय सरकार के अपने नजर बख्श के प्रदेश के लिए नहीं चाहिए। प्रदेश 2 वो हिम्मत रखता है कि इसके लड़ाई, संघीयता के लड़ाई वो जारी रखा है। मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं, ये हमारी जो इक्विवेलेंस की बात है, ये हमारी अधिकार की बात है, हमारी पहचान की बात है, हमारे शिक्षा की मान्यता की बात है। हम लोग तो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे कि हमारी शिक्षा के कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, हम मेन स्ट्रीम में कैसे जुड़ेंगे, हमारे पढ़े हुए बच्चे जो मदरसे से पढ़े, मस्जिद से पढ़े, या उर्दू अरबी का तालीम हो, इनकी भी मान्यता हो। आप बिहार में जाइएगा, बिहार में वो पढ़ते हैं, उनकी राज्य मान्यता देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता देती है। आपको उनका यूपीएससी का जांच होता है तो उर्दू में भी वो जांच देते हैं, इवन नेपाली में भी जांच देते हैं। उनका जो भाषा का लिस्ट है उसमें रखा गया है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रयास जारी है, हमारी पहचान के लिए, हमारी अधिकार के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा, तभी हमारी अधिकार सुरक्षित हो सकता है। हमें डरना नहीं होगा। सबसे पहले फिर कहता हूं, इसीलिए प्रदेश 2 की सरकार, आपने कहा एक बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, आपने एजुकेशन इज फर्स्ट, एजुकेशन इज फर्स्ट, पढ़ाई एजुकेशन फर्स्ट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों नहीं ले रहा? हम तो बेटे को खींच खांच के, आम में मुस्लिमों को कहता हूं, खींच खांच के 10 पढ़ा देता है। बहुत सारा हो सकता है हमारे परिवार में अलेश्वर भाई जैसा सब लोग नसीब वाले नहीं है कि डॉक्टर बनाए हैं, ऑफिसर बनाए हैं, वो सब बनाए हैं, लेकिन मैं उनके ही आपको प्रेरणा से मैं बात करता हूं, उनसे मैं इंस्पायर होकर मैं बात करता हूं। हम पढ़ाएं और अपने बच्चे को काबिल बनाएं। जब हम अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे तो वो समझेंगे, तो वो अपना अधिकार क्या है, उनकी वो क्या करेंगे तो ठीक होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो बहुत कुछ रखेंगे। आपका अब आज का दिन पहचानना होगा, जानना होगा कि आपके पक्ष में मुसलमानों के लिए अधिकार, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा के कौन पार्टी वकालत करता है। नहीं तो फिर वही हम लोग कहेंगे जय नेपाल, हम लोग लाल सलाम है। आप देख लीजिए उनकी लिस्ट उठा के, आप देख लीजिए उनकी विगत का जो हिस्ट्री है, देख लीजिए उनकी, देख लीजिए घोषणा पत्र, उनकी देख लीजिए सारे जो उनकी
उठती है देख लीजिए, आप नहीं पढ़ते, आप सिर्फ वोटर हैं, वोटर रहेंगे। तो इसलिए आपको सोच में परिवर्तन लाना होगा, आपको विचार में परिवर्तन लाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को काबिल करना होगा। इसलिए हम लोगों ने लाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देखेंगे तो आप ये प्रदेश के भीतर अभी हम 20,000 साइकिल वितरण करने वाले हैं, तो उसमें सारे कम्युनिटी के मोस्टली आज सामुदायिक विद्यालय में कौन पढ़ाता है अपने बच्चियों को? जनरली जो हमारे जैसे परिवार के लोग हैं, उसमें भी मुस्लिम अगाड़ी है, दलित अगाड़ी है, क्योंकि इसलिए कि उनका वो पढ़ाने का जगह है। तो हम चाहते हैं कि वहां हम लोग दे रहे हैं साइकिल, लोक सेवा, लैपटॉप, सारा चीज हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक प्रदेश के भीतर जितना जन्मी हुई बच्ची है उनको 3 लाख के बीमा हो सकता है। थोड़ा दिन के लिए आपको हर थोड़ा कानूनी प्रक्रिया के चलते अवरोध है, एक शुरू होगा। आपके प्रदेश के भीतर मोस्टली उससे फायदा लेने वाला कौन समुदाय होगा? तब दलित होगा, मुस्लिम होगा, सीमांकित समुदाय होगा, पिछड़ा समुदाय होगा, जो अपने बेटियों को पढ़ाए। और ये भी है, जल्दी शादी मत करिए, क्योंकि 20 वर्ष तक हम लोगों का अब बेटी बोझ नहीं, अब हम लोग बेटी को पढ़ाएंगे तो ऑफिसर बनेगी, ये मुल्क के शासन सत्ता में उनकी पहुंच होगा। इसलिए हम अपने बच्चियों को पढ़ाए, अपने बच्चों को पढ़ाए। एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन इज फर्स्ट, एम करें। और आने वाला दिन में हम सब से मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने पहचान के लिए एकत्रित हो, संगठित हो। यही 2 शब्द के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।